वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सिलसिलेवार ढंग से विवेचना करना, ताकि आने वाले परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अधिकतम स्कोर किया जा सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न पे, और यहाँ से हम क्रमवार अध्ययन करते हैं भारतीय इतिहास का। अब प्रयास रहेगा कि हम पूरे विवेचना के साथ इसका विश्लेषण करें। प्रथम क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर है जेम्स मिल। आंसर सी। इसका हम विवेचना करते हैं कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इससे भी एक क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि जो जेम्स मिल है वह कहाँ का रहने वाला था, मतलब किस देश से संबंधित था। तो इसमें हमने जस्ट विवेचना किया कि यह स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, जो अर्थशास्त्री भी था और एक फिलोसफर भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। इसके पीछे मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सका। वह मानता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन की हमने विवेचना किया, इसमें 2-3 बातें और निकल के सामने आई। पहला कि जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था, किस देश से संबंधित था। तो वह स्कॉटलैंड से संबंधित था। वह एक अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक दार्शनिक भी था। उन्होंने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तकें लिखी। तो हमें एग्जाम में इस तरह से ध्यान में रखना है कि उसकी विवेचना पे भी ध्यान देना है, ताकि उससे भी कोई क्वेश्चन निकल कर के आए तो हम एग्जाम में उसे ना छोड़ें। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसका सही आंसर होगा ए, विकल्प ए। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही कालानुक्रम यही है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डिगामा द्वारा लगाया गया। यह वास्को डिगामा किस देश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है यह पुर्तगाल से संबंधित था। यह एक पुर्तगाली यात्री था जिसने 1498 ईस्वी में पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था। चौथा क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम है कि दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले हम ऑप्शन बी को देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां सबसे पहले यहाँ आया था। उसके बाद अलवर्दी खान आया था। अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन कित्तूर, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करता था। निम्नलिखित में कौन कित्तूर, वर्तमान में कर्नाटक राज्य से संबंधित है, में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रानी चेन्नम्मा और रैन्ना, दोनों इससे संबंधित है। अर्थात इसका आंसर सी होगा, रैन्ना और रानी चेन्नम्मा। छठे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा तो हमें थोड़ा कुछ डिफरेंट टाइप का तैयारी करना पड़ेगा। तो इसमें सूची दिया गया है, एक तरफ सूची में जनजाति का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इसकी विशेषता दिया गया है। तो हमें इस सूची का मिलान करना है। पहला साइड है जनजाति में गोंड, संथाल, खोंड और बैगा, गद्दी, लाबाडिया, भील और नागा। दूसरी ओर इसकी विशेषता किया गया था कि ये जनजाति किससे विशेषता रखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गोंड और संथाल थे, वो गोंड और संथाल जो थे एक जगह रहकर खेती करने वाले थे। बी में खोंड और बैगा, ये खोंड और बैगा शिकारी और संग्राहक प्रवृत्ति के थे। तीसरा सी में है गद्दी और लबाडिया, तो गद्दी और लबाडिया जो जनजाति थे वह पशुपालक थे, वह पशु प्रेमी थे। चौथा है भील और नागा, तो ये
खेतीबाड़ी करते थे और झूम खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन की हमें जानकारी नहीं होती और इनमें से एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ी वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो इसमें हमारा उत्तर है कि 1857 की जो विद्रोह थी उसकी शुरुआत मई 1857 में हुई। तो सही ऑप्शन इसका ए है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे इस विद्रोह के बारे में कि मंगल पांडे बैरकपुर में डिप्यूट था और अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला और अंत में अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कारण क्या था कि मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास था, लगता था कि इसमें गाय और सुअर की चबी लगी हुई है। तो उन्हें एक धार्मिक कारण भी माना जा सकता है कि एक धार्मिक कारण भी था इस विद्रोह के पीछे। और इसीलिए जो जिन्होंने मना किया था इस विद्रोह के लिए, इसके लिए 9 मई को 85 सैनिकों को 10-10 साल की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व किया। क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन, इधर है विरजिस कद्र है, रानी लक्ष्मीबाई है, रानी अवंतीबाई लोधी, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनका क्षेत्र है कि ये कहाँ कहाँ से संबंधित है, कहाँ कहाँ इन्होंने नेतृत्व किया। दूसरे साइड ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, कानपुर, मंडला, फैजाबाद। इसमें से हमें सही मिलान चुनना है कि इसमें से सही कौन है। तो इसमें फिरजिस कद्र जो थे वो लखनऊ से संबंधित है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी और मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबाद से संबंधित है। जबकि रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर से संबंधित नहीं थी, कुंवर सिंह भी मांडला से संबंधित नहीं थे। अब इसमें कुछ हम विवेचना कर लेते हैं ताकि अन्य जो ऑप्शन है, जो अन्य प्रश्न है, वो भी क्लियर हो जाए। इसमें दो ऑप्शन बच गए, रानी अवंतीबाई लोधी और कुंवर सिंह। तो रानी अवंतीबाई ने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ से लड़ी थी और 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह बिहार के एक पुराने जमींदार थे और विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए मेहनत तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो इसका सही आंसर डी होगा, केवल 1, 2 और 5। ब्रिजेश कद्र लखनऊ से संबंधित है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया? जैसा कि विदित है कि पहले राजधानी जो थी दिल्ली थी, उसे 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड के राजा बनाने के समारोह में। जैसा कि विदित है कि 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह था। इसी मौके पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। इसी क्रम में तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील की इकाई में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सी। यह प्रश्न थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेट किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित नहीं है। अब तक जितने प्रश्न पूछे जाते रहे पीछे, उसमें पॉजिटिव में पूछा गया है कौन संबंधित है, किससे संबंधित है। यह प्रश्न में है किससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कॉर्नवालिस संबंधित नहीं था। अब हम इसकी विवेचना करते हैं कि विलियम जोन्स ने हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथानियल हॉल्डेट के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन का भी शुरू किया। तो इसका सही उत्तर होगा बी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कॉर्नवालिस संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है वो ज्योतिराव फुले लिखी थी। इसका विवेचना हम थोड़ा करेंगे कि आखिर उन्होंने पुस्तक क्यों लिखी, क्या उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। क्योंकि जब इन्होंने पुस्तक लिखा था लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो उससे 10 साल पहले अमेरिका में गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ था,
जिसका समापन हो चुका था, और इस गृह युद्ध के फलस्वरूप वहां जो दास प्रथा था वह समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रभावित होकर ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक का संकलन किया, और यह पुस्तक अमेरिकियों को ही समर्पित किया। और महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास भी इसमें बहुत हुआ, जिससे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईबी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। ये थे क्योंकि ईवी रामास्वामी जो थे वो हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। स्वाभिमान आंदोलन की भी इन्होंने शुरुआत की थी, और इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका विकल्प डी होगा। इसमें एक, दो और तीन तीनों सही होंगे। अगला प्रश्न है, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसमें चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कर्नाटका। दरिया दौलत महल मैसूर, जो कर्नाटक के नाम से है, के निकट सेरिंगापाटम श्रीरंगपट्टम में स्थित है, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। इन्हें बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता था। इसकी हम थोड़ी विवेचना करते हैं तो आंसर बहुत क्लियर होगा और कुछ और नई चीजें निकल कर सामने आएगी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इन्हें बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की आलोचना भी की थी। अतः इसमें ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, क्योंकि इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन की भी स्थापना की थी और इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। देखिए, ऐसा ऐसा कभी कोटेशन का भी क्वेश्चन आता है कि ये वक्तव्य किसने कहा। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही हमने बनाया है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किनका है? तो इसमें ऑप्शन सी है एच जे खांडेकर। एच जे खांडेकर संविधान सभा के एक सदस्य थे, जिन्होंने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, और उन्होंने अपने साथियों को संबोधित करते हुए भी यह कहा था कि हजारों साल तक दबाकर रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता, और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। तो ये कथन एच जे खांडेकर का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो सब कंठस्थ कर ले। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह। अब अन्य चारों ऑप्शन को हम देखते हैं कि जुल्फिकार खां औरंगजेब का सबसे ऊंचे ओहदे वाला सेनापति था, जिसने 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह को गद्दी पर बैठाने में मदद की थी। सी ऑप्शन फर्रुखसियार के बारे में देखते हैं, जो 1713 में बादशाह बना, और मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में बादशाह बना। तो इसका सही उत्तर होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजय हुआ? तो बहादुर शाह विजय हुआ था। कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, और संघर्ष में बहादुर शाह विजय हुआ था।
बहादुर शाह का शासनकाल बहुत लंबे समय तक नहीं था, मात्र 5 सालों का लगभग इसका शासनकाल रहा है, 1707 से 1712 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जहांदर शाह, ऑप्शन बी। इस पर थोड़ा विवेचना करते हैं कि जहांदर शाह जब 1712 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा, तो उन्होंने बोला कि जजिया कर को हम समाप्त करते हैं, लेकिन इसका शासनकाल बहुत लंबे समय तक नहीं था। लेकिन अकबर महान ने जब गद्दी संभाली, तो उन्होंने जजिया कर की समाप्ति की विधिवत घोषणा की है, किंतु औरंगजेब उसे 1679 ईस्वी में फिर से पुनर्जीवित कर दिया, फिर से जजिया कर को लगा दिया। जिसका सही उत्तर होगा जहांदर शाह। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है, सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया न रह गया, जमींदारों को जमीन पर वंशानुगत अधिकार दिए गए, गांव के समूह पुराने जमींदार के अधीन रहे, सरकार का हिस्सा सदा के लिए निश्चित रह गया। इसमें क्या है, इसकी विवेचना करते हैं तो हमें क्लियर आंसर पता चल जाएगा क्या है। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में यह व्यवस्था किया गया था कि सरकार ने जमीन रैयत यानी जो किसान को दे दिया, और जमीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर यह निर्धारण किया जाता था कि राजस्व का हिस्सा कितना होगा। इसके आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि राजस्व 30 साल की अवधि के लिए निश्चित कर दिया गया है। जबकि ऑप्शन डी में देखिए, इसमें लिखा हुआ सरकार का हिस्सा सदा के लिए निश्चित कर दिया गया, ये गलत है। गांव के समूह पुराने जमींदार के अधीन रह गए हैं, ये भी गलत है। जमींदारों को जमीन पर वंशानुगत अधिकार दिए गए, ये भी नहीं, निश्चित समय के लिए दिया गया था। इसमें एक ही चीज कथन सही है, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा था, क्योंकि पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था और 30 साल के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीगर कौन थे? पॉलीकर के बारे में हम बताते हैं कि दक्षिण भारत में लगभग 10 वर्षों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई है। तो दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों के विरोध में जो लड़ाई किया, वो जमींदारों लोगों ने किया, और इन्हीं जमींदार को हम पॉलीगर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार। तो आज हम 20 क्वेश्चन इसमें देखे हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में भी हम पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाएंगे, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री, इसमें हम सिलसिलेवार ढंग से कवर करेंगे, और लगभग 50 सेक्शन इसमें होंगे, और प्रयास करेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। और इसका हम लिंक पे पीडीएफ भी का भी लिंक दिए हैं, यदि किन्हीं को पीडीएफ की भी आवश्यकता होगी तो वो मुझे मेल करेंगे, तो मैं उन्हें पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो और बार बार रिवीजन कर सके। तो हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को यदि पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी नए वीडियो हम अपलोड करें तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रही और आप अच्छे से अच्छा लाभ उठा